भागलपुर नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के दादपुर से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 21 वर्षीय युवक ने महीनों दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्ची 6 महीने की गर्भवती है। जब नाबालिग लड़की के पेट में दर्द होने लगा, तब उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। फिर चिकित्सकों से इलाज हुआ तो पता चला वह 6 महीने की गर्भवती है। फिर सारी सच्चाई सामने आई। युवक उसी गांव का रहने वाला महेंद्र शाह का पुत्र अमित शाह है, जो पार्ट 2 में पढ़ाई करते हुए टेंट और मजदूरी का काम किया करता है। उस नाबालिग को युवक ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर महीनों उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नाबालिग युवती के पिता का कहना है कि मैं मजदूरी करता हूं, दिन भर मैं मजदूरी के लिए बाहर रहता हूं। वह मेरी बेटी के साथ डरा धमका कर महीनों से गलत काम कर रहा था। आज मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। जब मैंने इस बात को गांव के मुखिया सरपंच के पास रखा तो मुखिया और सरपंच ने साफ तौर पर कहा कि बेटी का गर्भपात करा दो और 1 लाख रुपये लड़के वाले की तरफ से ले लो। यह कहां तक सही है? मुझे न्याय चाहिए। वहीं नाबालिग लड़की के पिता ने गांव के ही रहने वाले अमित शाह पर केस दायर किया है। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है, जबकि बच्ची का मेडिकल कराने के बाद 164 का बयान दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बलात्कार हुआ है। कौन किया? अमित शाह। कितनी बड़ी बच्ची है आपकी? 14 साल का है। 14 साल की। और लड़का? 21 साल का है। कहाँ घर हुआ? दादपुर। दादपुर खरीक में? हाँ, खरीक को बगल कितना में। दिन से कर रहा था? 8-9 महीने। 8-9 महीनों से। क्या चीज करके? जबरदस्ती ऐसे पढ़ लिख करके आता है और जबरदस्ती किया है। जबरदस्ती किया? प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है? हाँ, बोलो ना। हाँ। उसके बाद धमकी केस किए हैं? उसका बाद धमकी दे करके उसने फुसला करके बलात्कार किया है। केस किए? केस किए हैं? हाँ हाँ, केस किया है। सरपंच जी को बच्ची है 14 साल की। हाँ। वो कमाते हुए देखिए इनका शरीर पहले। हाँ। इस गति पर उनको पढ़ाता लिखाता है, गांव घर में किसी 8वीं क्लास तक पढ़ाता है। वो लोग इनको लालच में, वो अमित शाह BA पार्ट 1 का विद्यार्थी 21 साल का लड़का है, ट्रेन का काम करता है, बिजली का काम करता है। उसके लालच में लगा करके इनके बच्ची को बलात्कार किया और उनको दफना दिया कि कहीं बोलना नहीं है, तुमसे शादी करेंगे। जब वो गर्भवती रह गया, माँ बाप को पता चला, उसके बाद कहने पर वो निगलेक्ट कर दिया उसका पूरा परिवार कि नहीं ये कोई नहीं है हमारा, ये झूठ मूठ का फंसाता है। तब हम लोग प्रेग्नेंट है? 6 महीना का है, 5 महीना का। हाँ, 5-6 महीना का है। केस किए हैं? हाँ, केस किए हैं। गिरफ्तार हो गया है? उसका है, गिरफ्तार हो गया? हाँ, लड़का गिरफ्तार हो गया। क्या चाहते हैं, क्या सजा मिले? सजा जो चाहिए, जितना दिन होना चाहिए उसको। माँ बाप सभी को सजा। उसके अलावा वो लोग जब नेगलेक्ट कर। भागलपुर में बीते दिनों स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में एक 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई थी। उसको लेकर नगर निगम में महापौर के द्वारा अस्थायी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जब यह स्विमिंग पूल ओलंपिक के मापदंड पर बना है और इसमें ट्रेड स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं, तो बिना ट्रेंड बच्चों को इसमें कैसे एंट्री दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह बच्चा तैराकी के लिए गया तो उस समय प्रशिक्षक कहाँ थे, जल्द से जल्द जांच हो। वहीं उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत कई योजनाएं चल रही हैं, जिसकी राशि भी मुहैया कराई गई है और योजनाओं के बारे में बातचीत भी हुई है, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब हो कि इस बैठक में नगर आयुक्त का होना आवश्यक माना जाता है, फिर भी नगर आयुक्त मौजूद नहीं थे। यह भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। घंटों पार्षदों ने नगर आयुक्त का इंतजार किया, जब वह नहीं आए तो यह बैठक प्रारंभ कर दी गई। भागलपुर के महापौर ने कहा कि हम लोगों से बिना कुछ साझा किए स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य को आगे बढ़ा दिया जाता है। यह कहीं से सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र रचने की बू आ रही है। बैठक में भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे संजय सिन्हा, प्रीति शेखर, रंजीत कुमार, संध्या गुप्ता के अलावे समिति के पार्षद सदस्य भी मौजूद थे। कराया है स्मार्ट सिटी का।
ये इमरजेंसी बैठक एक बच्चा कुछ दिन पहले वो स्विमिंग के दौरान स्मार्ट सिटी के द्वारा जो बनाया गया है स्विमिंग पूल, उसमें डूब गया था। तो ये बैठक उसी को देखते हुए किया गया है कि किस परिस्थिति में वो बच्चा जो अनट्रेंड बच्चा है उसको स्विमिंग के लिए अलाउ किया गया। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है। जो स्विमिंग पूल के संचालक हैं उससे हम लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आप बताएं कि किस परिस्थिति में बच्चों को अलाउ किया। उन छोटे बच्चों को जो स्विमिंग नहीं जानते थे उसको आपने जो एक तैराक प्रशिक्षित तैराक है उसके लिए वो बना हुआ पूल है, जो कंपटीशन देंगे तैराकी का उसके लिए वो स्विमिंग पूल है, और आपने किसी अनट्रेंड बच्चे को उसमें जाने दिया। इसके लिए हम लोग उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे। प्लस स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है निगम को कब हैंडओवर हुआ इसकी कोई जानकारी हमें है नहीं, ना हमें है, ना डिप्टी मेयर साहब को है, ना ही किसी पार्षद को है, ना ही किसी स्थायी समिति के सदस्य को है। तो ये जानकारी हमें चाहिए कि ये कब हैंडओवर हुआ और कितना प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ है। ये सारी जानकारी की हम लोगों ने आज बैठक किया है और हमें लगता है कि हमको इसका जवाब मिल जाएगा। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर की शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से प्रचंड गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप और भीषण गर्मी और उमस से शहर का पारा 40 डिग्री से पार कर 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। वहीं हीट वेव रहने के कारण आम लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल हो चुका है। सुबह से ही तेज धूप बदन में चुभने लगती है, दोपहर होते होते चिलचिलाती धूप असहनीय हो जाती है। तेज गति से चलने वाली लू के गर्म थपेड़ों से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का प्रकोप देखकर लोग बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
तेज धूप के बीच गर्म हवा चलने से झुलसा देने वाली गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ दोपहर के वक्त बाहर निकलने को मजबूर कामकाजी लोग, छात्रों और खुले में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून तक भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में हीट वेव का असर रहेगा। शहर का तापमान अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री चल रहा है, जिससे लू लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। हम लोग जैसे कि स्टूडेंट हैं, हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मॉर्निंग में भी 8 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप रहता है और अभी हम लोग क्लास से घर जा रहे हैं। इतना धूप के कारण मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। गर्मी की वजह से हम लोग को जूस आइसक्रीम रास्ते में लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पानी और भी ठंडा जल्दी नहीं मिल पाता है यहाँ पे, तो ये हीट वेव पता नहीं कब कम होगा आगे। अब आजकल दिन ब दिन गर्मी कितना बढ़ रही है, इसकी वजह से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। हम लोग स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करना पड़ता है और सुबह से ही धूप आ जाता है, इतना गर्मी, और फिर जाने में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत चीज़ का कमी हो रही है, जैसे ठंडा पानी, यहाँ से जाते तो जूस कुछ खरीदना पड़ता है, यही सब। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आंचल प्रिया। श्रावणी मेला इस साल करीब 19 साल बाद मलेमास के कारण 2 माह तक चलेगा। यह श्रावणी मेला 4 जुलाई से प्रारंभ होगा और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल कुल 8 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सुल्तानगंज में कांवरियों के आने के लिए मुकम्मल व्यवस्था कर रही है, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, ठहरने की सुविधा से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखा जा रहा है। इस बाबत आज प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग ने जिला एवं विभाग के सभी अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट का निरीक्षण किया। उसके बाद कच्ची कांवरिया पथ का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिससे कांवरियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग ने बताया कि इस साल का श्रावणी मेला काफी ऐतिहासिक होगा। कांवरियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसके लिए सुरक्षा गार्ड, वॉलंटियर्स, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे। उस पर संपर्क कर कांवरिया अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कच्ची कांवरिया पथ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जल्द ही इसे पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस बार श्रावणी मेला के लिए क्या कांवरियों की सुविधा को लेकर? इस बार श्रावणी मेला 4 जुलाई से होगी और नवाज के कारण 21 अगस्त तक चलेगी। जो अभी तक 30 दिनों का होता था, इस बार 59 दिनों का हो गई। तो उसके आलोक में सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अभी फिलहाल लगभग 1 महीना बचा हुआ है, जिसके आलोक में जो टेंडर प्रोसेस हैं, टेंडर वगैरह की और सभी विभागों के साथ आज बैठक भी की गई है स्थल पे ही, ताकि जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लोगों को आ सकती है, आवासन से लेकर के शौचालय से लेकर के पेयजल की, सभी की समीक्षा हो सके। जितनी भी लास्ट ईयर जो हम लोग की तरफ से तैयारी की गई थी, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर ज़्यादा नल जल बेसिकली नल की आपूर्ति, जलों की आपूर्ति के लिए अगर हमें नल पर स्थापित करने होंगे या और वाटर टैंकर या RO यहाँ पे सेटअप करना होगा, उन सब की समीक्षा की गई है और अभी तक तैयारी से संतोषजनक है। अभी हम लोग कच्ची कांवरिया पथ का भी भ्रमण करेंगे और निरीक्षण करेंगे। कब तक सर सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी? सर डेडलाइन नहीं दिया गया, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग डेडलाइन है। जैसे जो फ्लड कंट्रोल वाले हैं उनको बोला गया है कि 20 तारीख तक कम से कम जितने भी आपके घाट से संबंधित कार्य हैं, जैसे बैरिकेडिंग हो गया, जियो बैग हो गया, वो कर लेंगे। PhD वालों को भी 20 तारीख तक कहीं डेडलाइन दिया गया है कि उनमें जितनी भी निविदा उनको पूर्ण करनी है वो अपना तैयार कर लेंगे। NH का भी काम चल रहा है सुल्तानगंज जाने के लिए, उन सबको 25 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है, ताकि जो ये 4 लेन वाला काम चल रहा है उसको पूर्ण रूप से वो लोग तैयार कर लेंगे, ताकि आने जाने में किसी को असुविधा ना हो। सर लगातार आज मॉनिटरिंग किए, छात्र निरीक्षण किए, कहाँ क्या कमी पा रहे? देखिए, अभी तक जितने भी डायरेक्शन दिए गए थे सब उसी के आलोक में कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे साफ़ सफाई और पेयजल की समस्या आती है, तो पेयजल के लिए भी RO सिस्टम वगैरह सबका टेंडर कर दिया गया है, जो यहाँ पे अधिस्थापित सब समय करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी समय है, तो अभी तक ज़्यादातर हम लोग चापाकल और जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक टॉयलेट वगैरह को भी देखा गया है, पूर्ण रूप से यहाँ परमानेंट टॉयलेट्स हैं और जो अस्थायी शौचालय है उसका समय आते ही वो सबको भी स्थापित कर दिया जाएगा। कच्ची कांवरिया पथ के लिए कच्ची कांवरिया पथ के लिए भी भ्रमण करने हम लोग जा ही रहे हैं, उसका भी टेंडर हो गया है, बालू से उसको भरा जा रहा है। इस बार ये भी डिसाइड किया गया है कि यहाँ से लेकर के कच्ची कांवरिया पथ तक को भी कारपेटिंग कर दी जाएगी, ताकि जो श्रद्धालु होते हैं उनके पैरों पर ज़्यादा जलन वगैरह की महसूस ना हो।
उसी सबको लेकर के जो भी हम लोग बेहतर करने की प्रयास कर सकते हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। सर उजला बालू पिछली बार दिया गया था, जो कि उजला बालू कांवड़िया को बहुत परेशानी हुआ था चलने में, क्या इस बार पीला लाल बालू का प्रयोग होगा या उजला बालू? बिल्कुल, अगर पिछले बार समस्या हुई थी तो हम लोग इस बार लाल बालू को करवा देंगे। इस बार हम उसी का स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो जो भी पिछले बार समस्या आई थी, जो आप लोगों की तरफ से सूचना मिलती है, उसमें क्या क्या निराकरण कराया जा सकता है वो हम लोग करवा देंगे। तो अगले वर्ष इस बार बेहतर कमरियों की सुविधा मिले। ये एक सरकारी विद्यालय के बारे में जो चर्चा हो रही थी सर, उसके विकल्प की तलाश को लेकर हाँ, हम लोग भी कोशिश डिसीजन लिया गया उसमें। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालयों पे इस बार जितना कम हो उतना आवासन स्थल बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर्स की कमी है, क्योंकि श्रावणी मेला भी आयोजित करना हमें, तो अंत में हम लोग फिर विद्यालय को ही करना पड़ेगा हम लोगों को, मगर हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एक जो खाली मैदान है उसका प्रस्ताव दिया गया है कि वहाँ पे टेंट लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग को विधि व्यवस्था से भी देखना होगा कि क्या एक ही जगह पे सारी सुरक्षा फोर्स को रखना विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सही होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ फिर हम लोगों को विद्यालय के कैंपस में वहाँ पे तत्काल तौर पे उनके रहने के लिए स्थल चयनित करना। एक चर्चा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है सर, पिछले बार मेला उद्घाटन क्षेत्र बदला गया था, हर बार परंपरा के अनुसार इस जगह पर मेला का उद्घाटन होता था, पिछले बार उस घाट पर हुआ, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन इस बार 2-3 बैठक में उद्घाटन स्थल के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। क्या एग्जैक्टली इस बार भी उसी घाट पर होना है? वो एक नया घाट बना हुआ है जिसमें और ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ हैं। ये श्रद्धा से, हाँ, ये श्रद्धा से रिलेटेड है, जिनको यहाँ पे आना बिल्कुल आते हैं, यहाँ पे भी लोग आते हैं, वहाँ से पानी उठाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो वहाँ पे उद्घाटन स्थल है, नमामि गंगे वाले जो घाट है, उसी को रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा है और वहाँ पे और अच्छी तरह से व्यवस्था की जा सकती है। बस उस आलोक में विधि व्यवस्था की कोई समस्या ना हो, लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल सके, इसलिए उस घाट का चयन किया जाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादातर एक जगह ज़्यादातर लोग आ सकें। तो इस बार भी संभावना है? इस बार भी वही जगह चिन्हित की गई है, और उसके साथ भी यहाँ पे तो दोनों जगह घाटों पे होता ही है कार्यक्रम, और यहाँ से जल उठाव भी होता है, मगर जो आपका उद्घाटन वाला कार्यक्रम है सिर्फ वहाँ पे जगह ज़्यादा है और ज़्यादा खुलापन है, तो उसी जगह के साथ। एक तरफ जहां 42 से 43 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी है, वहीं भागलपुर शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट छाया हुआ है। लोग पीने के पानी के लिए त्राहिमाम हैं। जल संकट से त्रस्त हबीबपुर के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और भागलपुर प्रशासन से पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए यह प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों को रस्सी से बांध दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। तभी घटनास्थल पर पहुंचकर हबीबपुर थाने की पुलिस टीम सड़क जाम को उन्होंने खाली करवाया, जिससे प्रदर्शनकारी काफी नाराज दिखे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, हम लोग पानी के लिए जिला प्रशासन से और नगर निगम से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन हबीबपुर थाने की पुलिस आकर हम लोगों के साथ बेरहमी से गाली गलौज करने लगे। महिला पुरुष बच्चे सभी थे, सबों के साथ पुलिस ने गाली गलौज करना शुरू किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने हॉकी स्टिक निकालकर मारने की भी चेतावनी दी। आखिर हम लोग अपनी मांग कैसे जाहिर करें? ना पब्लिक पूरा जुटा पानी के लिए, पहली बार तो ना टंकी पानी, ना मोटर चलाता ना पानी। लेडीज़ लोग सब खड़ी हुई थी ना, हमें टोटल लेडीज़ खड़ी हुई थी। पुलिस की गाड़ी उधर से आई हबीबपुर थाना, तो उसको गाली, सब लेडीज़ को गाली दिया, बोला हॉकी से मारेंगे। तो ये गलत है कि नहीं भैया? है कि नहीं गलत? बोलिए, चाहते हैं उसको जाकर पहले माफ़ी मांगे या सस्पेंड करें। लेडीज़ को गाली, लेडीज़ को पुलिस वाले को हक है गाली देने का, मारने का। पानी का समस्या कब से है? पानी का 4 महीने से बिजनेस है। 4 महीने से। हाँ, मोटर जला है कि मोटर जला है, फिर पानी भाग गया है। पानी सही से चलाता भी नहीं है कोई। तुमसे पूछ रहे हैं। पानी का लेयर भाग गया, पानी छोड़ता नहीं और कोई सुविधा नहीं। तो होगा जी हाँ, उसको बोला तो गया, सबको बोला गया नहीं। क्या बोलता है? कोई एक्शन नहीं है ना, कोई एक्शन नहीं। क्या नाम हुआ? सोनू। हम लोग पानी के लिए और लाइट के लिए खड़े थे, हल्ला हम लोग कर रहे थे, भीड़ लगाए हुए थे, और वो पुलिस आया हबीबपुर का थाना और जाकर के बोला तुम लोग गाली भी बका और उल्टा सीधा बोल करके
चला गया। हॉकी भी निकाला रगेदा सबको, जेंट्स लेडीज को सबको। जाम किए थे आप लोग? हम लोग पानी के लिए और लाइट के लिए 4 दिन से। 4 दिन से जी मोटर खराब है? नहीं, मोटर तो बताएगा तो बंद करके भागा हुआ है। कहाँ है नहीं है पता नहीं। जो चलाता है वो नहीं है, भागा हुआ है। रमजान से पानी नहीं देला, रमजान से पानी नहीं देला। और अभी भी देखिए कि कितना पानी की दिक्कत है और लाइट की कितनी दिक्कत है और धूप भी है। कौन मोहल्ला पड़ता है ये? हबीबपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भी फरजाना। उधर से आया गाड़ी, तो गाड़ी आया थाने की गाड़ी, तो वो गाली देने लगा। गाली देने का हॉकी निकालने लगे, सबको डंगा देंगे, सब पर केस कर देंगे। हाँ, तो हम लोग माँ बहन को गाली दिया, तो माँ दरोगा गाली दिया, समझा? वो गाली कहे दिया, डंडा निकाल के मारने लगा। तो उसकी मारने की औकात क्या थी? हम लोग की पानी की तकलीफ थी, तो हम लोग रोड पर खड़े हुए थे। हाँ, की सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आ रहा है, जहां बिना कोई सुरक्षा बेल्ट लगाए 40 फीट ऊपर एक रस्सी से लटक कर मजदूर काम कर रहा है और उसके हाथ से जब रस्सी छूट जाती है वह जमीन पर उस मजदूर की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि वह तो अपने परिवार के लिए कमाने आया था, लेकिन यह क्या हो गया? शायद सुरक्षा रहती तो ऐसी घटना घटित नहीं होती। जी हां, भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के कृष्णम अपार्टमेंट में काम कर रहे प्लम्बर मिस्त्री रोशन कुमार की तीसरी मंजिल से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अपार्टमेंट के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक प्लम्बर सजौर थाना क्षेत्र के किशनपुर अमखोरिया का रहने वाला था और अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रस्सी कैम्बिंग का काम कर रहा था। वहीं अचानक हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण प्लम्बर नीचे जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब परिजन उसके सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किया गया था और जो काम कराया जा रहा था वहां पर मजदूर की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं से छत से गिरा 3 मंजिला से। इनके यहाँ काम कर रहे थे? नाम पता नहीं है उन्होंने का। कृष्णा अपार्टमेंट है। प्लम्बर का काम कर? प्लम्बर का। क्या मैंने कैसा जगह कर रहे थे जहाँ पर? ऊपर में एकदम साइड में। कै मंजिला से गिरे थे? 4 मंजिल का है? 6 मंजिल का है, 3 मंजिला से। 3 मंजिल से गिरे। कोई सेफ्टी का? कोई सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, खाली रस्सी के सहारे। रस्सी के सहारे काम कर रहे थे। किनके यहाँ काम कर रहे थे आप? वो नहीं पता नहीं है। वहाँ से यहाँ लाए तो वहाँ से वही लोग पहुँचा के चला गया, भाग गया वो लोग। पहुँचा के भाग गया वो लोग। कौन लोग था? अब कौन लोग था ये हमको अपार्टमेंट का सेक्रेटरी से होगा, हमसे भेंट नहीं, हम आए थे देख देखिए कोई नहीं था यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। भाई का क्या नाम? रोशन कुमार। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र वासियों के लिए शहर के और रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग ओपन रेस्टोरेंट जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन मंगलवार की शाम हुआ। इस रेस्टोरेंट में बच्चों के लिए खेलने एवं मनोरंजन की विशेष व्यवस्था के साथ साथ रेस्टोरेंट ओपन रेस्टोरेंट है, जिसमें फैमिली के लिए विशेष पैकेज भी दिया गया है, जिसमें पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के एमडी किशोर ने कहा कि रेस्टोरेंट सभी रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग है। यह पूर्ण रूपेण फैमिली रेस्टोरेंट है। बच्चों के गेम और मनोरंजन के इस रेस्टोरेंट में विशेष व्यवस्था रखी गई है। पढ़ाई से समय निकालकर बच्चे यहाँ खूब मनोरंजन कर सकते हैं और लजीज व्यंजनों का स्वाद भी चख सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे। इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि पूरे देश के चारों कोने के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लजीज व्यंजन यहाँ उपलब्ध हैं। नमस्ते, जंगली जंक्शन का उद्घाटन हुआ है। ये हमारे दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है और इसकी खासियत है कि यहाँ ओपन रेस्टोरेंट है। आप अपनी फैमिली के साथ आकर बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। यहाँ बच्चे अपने स्टडी से उबकर यहाँ अपना मनोरंजन कर सकते हैं। गेम्स है और फैमिली लोगों के लिए बहुत अच्छा बर्थडे का हम लोगों ने थीम रखा है। बहुत सारे ऐसे थीम के हिसाब से हम लोगों ने पैकेज बनाया है और काफ़ी सभी लोग एक्साइटेड हैं और सभी यहाँ आना पसंद कर रहे हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए और यहाँ के लजीज व्यंजनों का आनंद उठाइए और जगह का भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं बबली किशोर, जंगली जंक्शन वी गार्डन की एमडी। धन्यवाद।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बना रहता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन न करें। चाहे यहाँ के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन हो, शिक्षकों का प्रदर्शन हो या कर्मियों का प्रदर्शन, यह निरंतर और अनवरत चलता रहता है। आज भी ऐसा ही कुछ मामला विश्वविद्यालय के सामने नजर आया। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। साथ ही इस धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। वहीं बिहार सरकार के द्वारा 2013-16 का अनुदान विश्वविद्यालय में आए 3 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के मनमानी के कारण आज तक अनुदान की राशि एफिलिएटेड कॉलेजों को नहीं दी गई। कई बार शिक्षक से लेकर एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल तक विश्वविद्यालय का लगातार चक्कर काटकर जब हार गए, तब जाकर इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है और आज से यह लोग अनिश्चितकालीन धरने पर अब बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी एफिलिएटेड शिक्षकों व कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण इन्हें अनुदान की राशि नहीं मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर अनुदान की राशि नहीं दी जाती है तो यह लोग विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर देंगे। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इस विषय में सफाई देते हुए कहा कि कुलपति के द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों को एक फॉर्म भरने का आदेश दिया गया है, जिसके जमा होने के बाद इन्हें सरकार के द्वारा भेजी गई अनुदान की राशि जल्द ही दे दी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक विश्वविद्यालय में किस तरह से अनुदान की राशि दी जा रही थी। इससे पहले तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा था। जिसकी नियुक्ति हुई है उसका ये मेरा बकाया भुगतान है। इसके पहले 15 में भी भुगतान आया था, उसमें भी हम लोगों को कॉलेज में तालाबंदी करनी पड़ी थी। ये बार बार पढ़ाना लिखाना और यहाँ के शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने का कुलपति के द्वारा कोशिश की जा रही है और ये अकर्मण्य है। मैं कुलाधिपति से यह मांग करता हूँ संबद्ध इकाई कि ऐसे कुलपतियों को अविलंब वापस ले। अगर इनके रहते ये अनुदान बंटना, ये कभी एफए का बहाना बनाते हैं, कभी एफओ का बहाना बनाते हैं, जबकि मैं आपसे स्पष्ट जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो पटना का इन्फॉर्मेशन है कि ये मात्र पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे जो अनुदानित कॉलेज हैं उनको पैसा भेजेंगे। वहाँ पर हमारी शासी निकाय है 1976 के अधिनियम के अनुसार और उस अधिनियम के तहत उनको पैसा बांटना है और पैसा बांट के कॉलेज के प्राचार्य, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी शासी निकाय के वो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। जब अनुदान बांटने में बिना मतलब का इतना दिन लगा रहे हैं, हमारे भाइयों ने बहुत धैर्य रखा। अंत में प्रदीप बाबू के कहने पे हम लोगों ने संबद्ध इकाइयों का जो जितने भी हमारे 10 अनुदानित कॉलेज हैं उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाए हैं। जरूरत पड़ने पर कॉलेज के कर्मचारी भी आएंगे और सारे आएंगे और हम विश्वविद्यालय में भी ताला लगाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो। इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है आपको? ऐसा क्यों किया जा रहा है ये कुलपति से पूछिए, ऐसा क्यों हो रहा है रजिस्ट्रार से पूछिए। हमसे पूछिएगा तो ये इनकी बदमाशी है, ये इनकी बदमाशी है और ये इनकी लाल फीताशाही है। ये मनमाने ढंग से कर रहे हैं, ना कोई नियम को मान रहे हैं, ना सरकार ने कहा 7 दिन का विशेष सप्ताह चलाई थी जो माने फरवरी मार्च में ये 7 दिनों का अनुदान बांटने के लिए, और ये अनुदान उस पर भी नहीं बांटे। कभी इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एफए नहीं है, कभी बोला एफओ नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों के पास धरना देने के अलावे कोई विकल्प नहीं है। अनिश्चितकालीन है। आगे क्या करेंगे? आगे अगर 3 दिन के बाद हमारा धरना हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग लॉकअप करेंगे। लेकिन उन लोग को दिया नहीं जा रहा है, क्या मामला है सर? अनुदान की राशि बिहार सरकार से जो प्राप्त हुई है तो उसमें कुछ कहना नहीं है। जैसे एक परफॉर्मा दिया गया था माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कि उस परफॉर्मा में आप भर के दीजिए, तो उन लोगों को थोड़ी कठिनाई हुई है और इसलिए आंदोलन भी कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो महामहिम ये राजभवन सचिवालय से दिशा निर्देश मांगा गया है। चूँकि अमाउंट ज़्यादा है तो उसके भुगतान के लिए बिहार सरकार हायर एजुकेशन से और राजभवन सचिवालय से उस पर दिशा निर्देश मांगा गया है। जैसे ही दिशा निर्देश आ जाएगा 1-2 दिन में तो उन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा और भुगतान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल सचिव महोदय की भी इच्छा है, कुलपति महोदय की भी इच्छा है कि
कि उसका भुगतान जल्द से जल्द। ये प्रोफार्मा क्या पहले भी दिया जाता था या पहली बार इस तरह की का? पहले भी राज्य सरकार का प्रोफार्मा रहता था साथ में हायर एजुकेशन का, तो उसी ढंग का प्रोफार्मा विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है जो भर कर देना है। इन लोगों का कहना है कि प्रोफार्मा जो है वो इस ढंग का पहले कभी नहीं मिला था। तो ये पहली बार हो रहा है सर? क्या नया नियम बनाया गया है क्या? नया नियम नहीं बनाया गया। कुलपति महोदय का कहना है कि चूँकि हैवी अमाउंट है इसलिए पहले भी तो हैवी अमाउंट आया करता था लेकिन पहले भी दिया गया है। फिर ये नया जो नियम लागू किया गया है क्या राजभवन का निर्देश है या राज्य सरकार का या विश्वविद्यालय का? राज्य सरकार का दिशा निर्देश तो उसमें लगा हुआ है और उसी का अनुकरण करते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये सब प्रोफार्मा भर के दीजिए और जैसे ही वो फुलफिल करेंगे या जैसे ही राजभवन सचिवालय से या हायर एजुकेशन से दिशा निर्देश आएगा हम लोग 1-2 दिन में भुगतान कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कच्छा पुलिस जिले के झंडापुर ओपी थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के NH31 चौक के पास सफेद बोलेरो से 35 कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस को देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। शराब तस्करों के द्वारा अवैध शराब को इलाके में खपाने के लिए शराब की ये खेप लाई गई थी, जिसमें वह सफल नहीं हो पाया। दरअसल सोमवार की देर रात झंडापुर थाने की पुलिस गश्ती के लिए निकली थी। इसी दौरान सफेद बोलेरो पर शराब तस्कर शराब लेकर जा रहे थे, लेकिन उसकी गाड़ी NH31 बिहपुर के पास खराब हो गई। शराब तस्करों द्वारा गाड़ी को ठेल कर चालू करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी झंडापुर पुलिस को आते देख शराब तस्कर बोलेरो को वहीं छोड़कर भाग निकला। पुलिस द्वारा जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो उसमें 35 कार्टन विदेशी शराब छिपा कर रखे गए थे। झंडापुर पुलिस द्वारा बरामद शराब और गाड़ी को जब्त कर थाने लाया गया है। वहीं झंडापुर ओपी प्रभारी राहुल कुमार ने जानकारी दी है कि मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और तस्करों का पता लगाया जा रहा है।